मैं रमाकांता रोहतक से हूँ और सोशल टॉक के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा जन्म जिला करनाल के छोटे से कस्बे घरोंडा में 15 जुलाई 1948 को हुआ। जिस कस्बे में मेरा जन्म हुआ वो छोटा था, बहुत सुविधाएं वहाँ पर कम थी, किंतु मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो समृद्ध था और परिवार में प्रभु ने सभी प्रकार की सुविधाएं हमें दे रखी थी। पिताजी मेरे डॉक्टर और माता मेरी अध्यापिका और हम 6 बहन भाइयों में मैं चौथे नंबर पर था। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो खरौंडा में ही हुई और मेरा जो परिवार था, मेरे दादाजी की तरफ से जो परिवार था वो आर्य समाजी विचारधारा का था और मेरी माता जी सनातनी विचारधारा की थी, किंतु मेरी माता ने उन दोनों प्रकार की जो विचारधारा थी उनको लेकर के परिवार को बहुत अच्छे तरीके से समझ किया हुआ था। तो हमारी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल प्रणाली से ही हुई है। घरोंडा की गुरुकुल के नाम के बारे में सब जानते ही होंगे। वहाँ पर स्वामी रामेश्वरन जी थे, स्वामी भीष्म जी थे। हम तो उनके मार्गदर्शन में बड़े हुए और पढ़े लिखे। तो मेरे घर में पढ़ाई का वातावरण तो था ही उस समय में, जबकि महिलाएं कम पढ़ती थी। मेरे परिवार में मेरी माता स्वयं पढ़ी लिखी, मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब मेरी बहन ने 10वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली तो आगे कॉलेज की परीक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए समस्या हुई और मेरे दादाजी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से घरोंडा से शिफ्ट करके करनाल में मकान बना लिया जाए। तो ये उन दिनों ये विचारधारा चली रही थी कि उन्हीं दिनों में जब मैं बचपन की छोटी बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। घर का सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण शैक्षिक जो हमारा पालन पोषण था वो तो अच्छी तरह से हुआ ही सही, कलात्मक रूप से भी हम सब लोग सभी बहन भाई बहुत सुदृढ़ थे। मेरी बड़ी बहन उर्मिलकांता उस समय की अपनी उम्र में बहुत अच्छी कविताएं लिखने वाली कवियत्री थी। जैसा कि आप जानते हैं 1947 में भारत का विभाजन हुआ, 48 में मेरा जन्म हुआ। मैं तो विभाजन के संधि में अपनी माता के गर्भ में आ गई थी और मेरे में वीर रस के तो विचार थे ही सही, देशभक्ति की भावनाएं तो थी ही सही, साथ साथ कला के प्रति भी बचपन से ही मेरे जो थे ना अंक रोग फूट चुके थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं तीसरी क्लास में थी, शायद 1956 में रहा होगा, तो मैंने लड़कों के स्कूल में, हाई स्कूल घरोंडा में जहाँ पर मेरे बहन भाई पढ़ते थे, वहाँ पर मैंने पहली बार एक कविता पढ़ी थी जिसकी रचना मेरी बहन उर्मिलकांता ने की थी। वह गोरा गोरा चला गया, अंग्रेजी छोरा चला गया, अब नहीं है राज फिरंगी का, अब गया जमाना तंगी का। इतनी छोटी उम्र में जब मैंने ये कविता पढ़ी सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उस समय के जो मुख्य अध्यापक थे, संभवतः रामचंद्र थे, सही से नाम तो मैं नहीं जानती, उन्होंने मुझे चांदी का 1 रुपया दिया और वो अब तक भी मैंने संभाल के रखा हुआ। ये मेरे जीवन का पहला पुरस्कार था। इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई। फिर अपने घर में छोटी सी टीम बना ली, चाचे ताऊओं के बच्चों को लेकर के मैं कृष्ण जी बन जाती, वो राधा बन जाती, अपनी मम्मी की साड़ियाँ लपेट लेते, चुनियाँ लपेट लेते और रामलीला का कहीं से मुकुट ले आते। और आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी फ़ोटोज़ के अंदर भी, और उनको कभी आपत्ति नहीं हुई कि मैं कृष्ण क्यों बनती हूँ, मैं कृष्ण बन जाती, वो राधा बन जाती। तो यहाँ से मेरे में नृत्य का भी फुटित हुआ। तो ये चलता है। उसके पश्चात ये मेरी 5वीं की कक्षा जब पूरी हुई तो 6ठी पास की मैंने, वहाँ से 7वीं क्लास में मैं फिर करनाल आ गई। करनाल में फिर मैंने मिडिल अपनी कक्षा पास की और वहाँ पर भी मेरी जो गतिविधियाँ थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कला का जो स्वाद है एक बार बच्चों को पड़ जाए तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही और उसके साधन स्वयं ढूंढ लेता है। उसका प्रदर्शन करने के लिए वो झिझक खत्म हो जाती है, बचपन से आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि घर के वातावरण ने मेरे मन में उस समय कलात्मक भावों के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी भर दिया कि जो मंचों पर जा कर के बिना किसी झिझक के अपनी जो थी वो प्रस्तुति दे देती थी।
8वीं की। उसके बाद फिर हमारे टाइम में 10+1 का फार्मूला था शिक्षा का। ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से मैंने 10+1 फाइन आर्ट्स हमारे टाइम में ग्रुप हुआ करता, इसमें ड्राइंग, पेंटिंग और संगीत हुआ करता। उससे मैंने 10+1 की परीक्षा पास की। वहीं से फिर मैंने DAV गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। जो ग्रेजुएशन का मेरा समय था वो मेरा स्वर्णिम काल था। उसमें मेरी कला को, विभिन्न कलाओं को, चाहे वो संगीत था, चाहे वो नृत्य था, चाहे मेरा सितार वादन था, चाहे तबला वादन था, और ये पोइटिकल जो रेसिटेशन है मेरा, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पंजाबी में मेरे ज़्यादा इनाम हैं कविता पढ़ने में, और हिंदी कविता पाठों में उससे थोड़े कम हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था 1966 से पहले, और मैंने 1968 के अंदर जो है ना अपनी BA ग्रेजुएशन पास की है। तो पंजाबी का दौर था, पंजाबी को लोग पसंद करते थे, हरियाणवी भाषाओं को पसंद नहीं करते थे। तो मेरी जो कला थी वो एक तो शास्त्रीय संगीत में, एक मेरी ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और ये जो पोइटिकल रेसिटेशन वगैरह, इसके अंदर मैंने अपना जो भी मैं कर सकती थी अपना बेस्ट मैंने किया। और प्रभु का आशीर्वाद था कि मैं जहाँ भी गई, ये तो नहीं कहती प्रथम पुरस्कार पाया, लेकिन पुरस्कार की श्रेणी में मेरा नाम अवश्य आया। इसके लिए मैं आज भी अपने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसे संस्कार दिए। BA होने के बाद फिर आगे स्नातक के बाद की जो परीक्षाएँ थी, उसमें सबसे पहले मैंने हिंदी में MA किया, उसके बाद B.Ed किया, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हिंदी में PhD किया। मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सारी पंजाब यूनिवर्सिटी की, उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ही थी, 1956 में बनी है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हिंदी PhD किया है यहाँ से, B.Ed किया, उसके बाद फिर म्यूज़िक में MA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मैंने म्यूज़िक में भी PhD किया। MD यूनिवर्सिटी से मैंने फिर LLB किया। और इसके अलावा जो संगीत में सितार है, कथक है, तबला है, इनके अंदर भी मैंने संगीत प्रभाकर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से की। तो इन चीज़ों ने मेरी जो कलात्मक जो प्यास थी, इनको कहूँगी तृप्त किया, और ये जो तृष्णा थी कभी समाप्त नहीं हुई। इसके पश्चात फिर नौकरी मिल गई। सबसे पहली नौकरी मैंने सीनियर मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, उसमें सन 71 से 1974 तक एज ए संगीत अध्यापिका नौकरी की। उसके बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई 1974 में। राज्य के जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी 10+1, उसी स्कूल में मेरे को पहली जो अपॉइंटमेंट मिली फाइन आर्ट्स टीचर की, ये मैंने नौकरी की 1984 तक। फिर उसके बाद ये शिक्षा नीति में जो बदलाव आ गया 1984 में, और फिर 10+2 बन गया। 10+1 से 10+2 में जब ये परिवर्तित हुआ तो 10+2 में उन्होंने फाइन आर्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, और फिर मुझे कहा गया कि आप अपना विषय बदलिए, और मैंने संगीत को अपना विषय बना लिया। और उसके पश्चात तब से लेकर के मैं 2005 तक 1993 तक तो मैं लेक्चरर म्यूज़िक रही हूँ। उसके बाद 96 में मेरा प्रमोशन हो गया एज ए प्रिंसिपल कसमा में। उसके बाद फिर मैं ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी लाखन माजरा से मैं रिटायर हुई हूँ, सबसे जो ये सेकेंडरी एजुकेशन है उससे। लेकिन था कुछ ऐसा मन में कि कुछ है अधूरापन ऐसा। इस बीच एक ऐसी घटना घट गई जिसने मेरे को लेखन की तरफ परिवर्तित कर दिया। आप सोचेंगे कि भी आप साहित्यकार कैसे बनी, आपने किताबें कैसे लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि जब तक कोई कारण नहीं होगा तो कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती है। और उसमें आप जानते हैं शादियाँ होती रहती हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। जब तक हरियाणा पंजाब इकट्ठा था तब तक तो अपने घर तक ही हमारे जो रीति रिवाज थे, तो अपने घर की मौसियाँ बुआएँ ये सब मिल करके अपनी बहनें निपटा लेती थी। लेकिन जब हम स्वतंत्र रूप से हरियाणा के रूप में हमारा प्रदेश बना तो हमारी भी है कि हम अपनी जो रीति रिवाज है दुनिया को दिखाएं। लेकिन दिखाएंगे तो तब ना जब अपने को कुछ आता होगा।
बहुओं को कोई संस्कार नहीं है, उनमें सीखने की ललक नहीं है, नहीं जानती क्या कारण है। ऐसा लगा कि जैसे भाई हमारी ईरानवी संस्कृति को तो कोई जानता ही नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ। पड़ोस में शादी थी, बुलावा आया, एक बच्ची आई, बोली आंटी आंटी हमारी बहन का शादी है, आप शादी में आना, पान का बुलावा है। ऐसे बच्चे चले जाते हैं, बुला कर एक बुलावा लेके चले जाते हैं। मैं गई, मैंने कहा चलो भी जाना चाहिए पड़ोसियों में। पड़ोसी में वहाँ बैठी, 1 घंटा बैठी, 2 घंटा बैठी। स्कूल में नौकरी करती थी, आधा दिन की छुट्टी लेके गई। बार बार देखूं भी अभी भी नहीं कहा, क्योंकि बस महिलाएं आ रही हैं, इधर जा रही हैं, तैयारी चल रही है, खाना पीना चल रहा है, लेकिन जुबान बिठाने के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है। मन में बड़ी चिंता सी हुई, तो मैंने उनकी जो बड़ी बुजुर्ग महिला थी उसको बुलाया, बेटा क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है, आप ये बांध क्यों नहीं बिठा रहे। बोली आंटी जी क्या करें, ये वो हमें तो कुछ पता नहीं कैसे बिठाते हैं बाहर, है ना। और ये पहले तो हमारी नैन हमने वहाँ बुलाई थी, वह नाट ज्ञान है, इमाम नहीं आवेगी, वह गीत गावेगी और वह बतावेगी क्योंकि बांध बैठना है। ए बेटी, मेरी तो आंखें खुली खुली रहेगी। मैं बोली यूँ बताओ, जब ये बुढ़िया नहीं रहेंगी, जब हम नहीं रहेंगे तो क्या छोरियाँ के ब्याह नहीं होंगे क्या। बोली होंगे तो जब भी तब देखी जाओगी, तो मैं आवेंगी और आवेंगी तो जब जो है ना हमारे पान बैठेगा, तुम नांदा तो तुम देख लो। मैं कहा बेटी मैंने तो बहुत कुछ आ गए और आज तुमने सिखा के भी जाऊँगी, जाओ चलो सराई लाओ, पटारा बिठाओ, छोरे ने बुलाओ। सब बुला के मैंने खूब अच्छे से रिचुअल्स करके वो बांध बिठा दिया। और मैं इस बात को अनुभव कर रही हूँ कि मैंने उस छोरी के 7 बांध मैंने निभाए उसके, और वो सारा काम हो गया। लेकिन मन में कीच उठ गई मेरे भी, हमारी संस्कृति को कोई जानता नहीं, और हमारे जब हम खुद ही नहीं जानेंगे बाहर वाले तो चल दो आगे टाल मटोल करते ही रहेंगे। मैंने उस दिन एक संकल्प लिया, एक 75 रुपये का रजिस्टर ले आई और उसके ऊपर अपना स्वस्तिक का निशान डाल के मेरे गणेश जी महाराज उन्हें हिम्मत दिए। उसी दिन हमारे गीत और हमारी रीत से एक किताब का संकल्प लिया और शुरू कर दी उसी दिन से लिखने। सारे के सारे जो बुढ़ियाँ थी, जानकार थी, जहाँ जहाँ से मुझे जो मसाला मिला हमारे 16 संस्कारों का, वो मैंने उन किताबों के अंदर रजिस्टर में नोट कर लिया। नोट ही नहीं किया बल्कि उनका शोध भी किया कि ये जो गाते हैं इस गाने के शब्दों में कोई अंतर तो नहीं है, शब्द से इसका अर्थ तो नहीं बदल गया, यानी कि उस पर शोध किया, उसकी मूल धुनों को याद किया, अपने आस पड़ोस की महिलाओं को सिखाया, जो लुप्त हो गए थे उनको बताया, रिचुअल का तरीका बताया उनको। तो इसके एक पल से 2 काज 2 काम हुए। एक तो मेरी अपनी जो इनर जो थी ना सेटिस्फेक्शन थी, वो मुझे बहुत सुख दे के गई कि मैंने अपनी संस्कृति के लिए एक नया काम शुरू किया है। वो किताब मैंने लिख दी जी, और मैंने छपने के लिए भी दी, उसकी बड़ी लंबी कहानी, और मैंने साहित्य अकादमी में भी अनुदान के लिए भेजा और अनुदान की राशि स्वीकृत भी हुई। किंतु यहाँ पर एक महाशय थे हमारे मानव साहित्य संस्थान, उन्होंने हामी भर ली कि मैं आपकी किताब छाप दूंगा। उन्हें छापी नहीं मतलब टाइप कर दी, और तरह की टाइप होया करती उस वक्त, दानेदार कागजों पर। उसने मुझे दिखाई भी सही, लेकिन जो उसके बाद वो सारा मसाला लेकर के भाग गया और आज तक भी टर्न नहीं हुआ। मन में दुविधा आई, दुख हुआ बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उस किताब का प्रकाशन करवाया, लेकिन लेट हुआ। 1984 में हो जाती तो कुछ और बात थी, लेकिन वो बाद में उसका प्रकाशन हुआ साहित्य अकादमी ने, उस पर मुझे श्रेष्ठ पुरस्कार भी। तो ये तो मेरी लेखन की यात्रा थी जो उस किताब से शुरू हुई और आज तक ख़त्म नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 13-14 किताबें तो हरियाणवी संस्कृति पर लिखी है, जो सब लोक गीतों पर आधारित है। हर किस्म के गीत मैंने लिखे हैं, जो रीति रिवाजों पर गीत उपलब्ध नहीं थे उनकी मैंने रचना कर दी, और जो अधूरे गीत थे उनको पूरा कर दिया, और जिन रिचुअल्स के लिए गीत उपलब्ध नहीं थे उनके लिए नए गीत लिखे। फिर मैंने जैसे पितरा के गीत नहीं गाते नहीं थे, कम गाते थे लोग पितरों के, मैंने पितरों के गीत लिखे, अमावस के गीत लिखे, और वो गाए भी सही। और इसके लिए मुझे माध्यम मिला ऑल इंडिया रेडियो रोहतक से। मैंने 1980 से गाना शुरू किया था और आज तक भी मैं उसकी क्रिएटिव कलाकार हूँ। और जितने भी मैक्सिमम गाने मैंने गाए हैं, नए से नए, सब मैंने उस रेडियो के ऊपर बार बार प्रचारित किया ताकि लोगों की जुबान पे चढ़े बार बार। और सिर्फ रेडियो पे दिखावे के लिए नहीं, उसका मैंने अनुकरण किया अपने घर में।
अपनी बेटी की शादियों में मैंने डीजे नहीं बजवाया। जब जिस दिन लेडी संगीत होता था वो दिन हमारे घर की मेरी नंदें वो जो बिल्कुल पारंगत हैं इन चीज़ों में, वो पारंगत थी, तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे ज्ञान दिया। और घर से तो मैं ज्ञान लेके आई ही थी। मेरी बेटियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ सब ने मिलकर ऐसी रौनक लगा दी, तो रोहतक में धूम मच गई थी कि अब बताइए भाई किसकी शादी थी। जो कथिय देशी जो मैंने लिखा उसका मैंने अनुकरण किया, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमें देखा देखी हमसे पूछ करके बहुत सारे परिवारों ने डीजे का प्रचलन बिल्कुल बंद कर दिया। और हर शादियों के ऊपर हम गए, हमने उनको सहयोग दिया। अगर बच्चा हुआ है तो जच्चा गीत गाए नए नए, और लड़की की शादी है या लड़के की शादी है तो वे सारे के सारे जो हमने बन्ना बन्नी गाए, टीकले गाए। अब देखो अब क्या है, अब तो बैंकेट हॉल में शादी होती है, एक घंटे में शादी हो गई। उनको ये नहीं पता बांध का औचित्य क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका, क्यों है, वैज्ञानिकता क्या है। मैं शादी हो गई फिर आप देख लीजिए परिवार कितने टूट गए हैं, कितने बस रहे हैं। ये सबसे बड़ी कारण है कि अनभिज्ञता अपनी संस्कृति के प्रति। मुझे इतना पता कि अगर मेरी आने वाली जनरेशन संस्कृति से प्रेम करेगी और उसके बारे में जानेगी तो उसको ऑप्ट करेगी, उसको आगे उसका प्रचार प्रसार करेगी। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है संरक्षित करने का, संवर्धन करने का, उसको प्रचार प्रसार करने का। इस संदर्भ में एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने किन्नरों को सिखा दी है। किन्नर पहले मेरी 1 साल के लिए ट्रांसफ़र हो गई बहादुरगढ़, तो मैं ट्रेन में जाया करती, वहाँ पर लेडीज़ डिपार्टमेंट में अपार्टमेंट होता था, एक उसमें बैठ जाती, तो उसमें किन्नर भी जाया करते, 3-4 लोग जाया करते। मैंने उनको कहा कि तुम बच्चे की बधाई लेने जाती हो, उस पर गाती हो सजरी गली मेरी माँ फलाना टिकटता, ऐसा लगता है पिक्चर का गीत गा रहे हैं और तुम्हें बधाई भी कम मिलती है। तुम ऐसा करो और मैं तुम्हें जच्चा गीत सिखाती हूँ, बधावा सिखाती हूँ, तुम्हें पल्ला सिखाती हूँ, और तुम ये सीख करके तुम जाओगी ना तो उन लोगों को लगेगा कि यार ये तो हमारे अपने आदमी हैं, तुम्हें बधाई भी ज़्यादा मिलेगी और ये लोकल गीत गाया करो, ये हरियाणवी गीत हैं। वो बहुत खुश हुए। 1 महीने में मैंने उनको कम से कम 100-150 गीत सिखा दिए, और मुझे खुशी है कि उस पार्टी के कई बार मुझे लोग मिले हैं, कुछ क्षेत्र में भी मिले हैं, और उन्होंने बताया कि मैडम आप वही बधावे के गीत गाते हैं, वही बन्ना बन्नी के गीत गाते हैं, विदाई के गीत गाते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात संगीत यात्रा मेरी यही समाप्त नहीं हुई, लेखन शुरू हो गया, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी किताब लिखी। इन बिटवीन रोहतक के जो आकाशवाणी है इस पर एक नया अध्याय जुड़ गया, वो तो सांगों का। जैसे लक्ष्मीचंद जी के सांग है, लक्ष्मीचंद जी हैं, बागेराम जी हैं, धनपत जी हैं, बड़े बड़े सांगी हुए हैं। उनके सांगों का इसे क्या कहेंगे आप, रेडियो सॉन्ग इनको बोलेंगे आप। रेडियो पर तैयार किए जाते हैं, और उनका प्रसार जो है ग्रामीण प्रोग्रामों में किया जाता है ना, वो अच्छा प्रोग्राम होता है। उसमें जितने भी अच्छे सिंगर हैं उनको बुला करके तैयारी की जाती है एक दिन पहले, और अगले दिन फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो मैंने ऐसे लगभग 40 सॉन्गों में मैंने काम किया है, भूमिका स्त्री पात्र की भूमिका निभाई है, और एक नया सुझाव मैंने उनको दिया। अब क्या है कि आपने भी सॉन्ग देखे होंगे, अब उस सॉन्गों में क्या होता है, वो वार्ताकार होता है जो बेड़ाबंद होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो थे हमारे लक्ष्मीचंद जैसे बड़े बड़े इस बेड़ाबंद सांगी थे, वो तो अब नहीं है। अब उन्हीं के सांगों का उनके चेले जो है वो मंचन करते, तो वहाँ पर वो एक वार्ताकार खड़ा हो जाता, अपना बातों को ऊपर करता है, वो कहता है लो सज्जनों ये बात है वो बात, 4 साल की यात्रा एक सेंटेंस में पूरी कर देते हैं। अब एक एक राग, एक एक जो सांग है उसमें 90 हमारे दादाजी ने, मतलब दादा लक्ष्मीचंद ने 90 रागनियाँ लिख रखी हैं। क्या संभव ही नहीं 90 रागनियों का गाया जाना, उस समय संभव था क्योंकि सारे राग चलता था। इतनी पब्लिक आती थी देखने के लिए, लोग फरमाइश करते थे, एक ही मौके की कई रागनियाँ गाई जाती थी। तो उनका आपस में जब रागनी गाते थे तो सीधा साफ कहते थे, तो जी ऐसा हुआ और ऐसा हुआ कि राजा ने क्या कहा। यानी कि जो नाटक का तत्व है, संवाद जो है, वो संवाद तो थे ही नहीं उसके अंदर। उसने वार्ताकार ने कहा तो सुनो सज्जनों अब रागनी। अब जी वो चाहे स्त्री पात्र है चाहे पुरुष पात्र है, अपनी रागनी शुरू करेंगे था। तो मैंने उन्हें कहा कि जब भी कोई रागनी गाई जाए उस रागनी के संदर्भ में 2-3 वाक्य प्लीज कृपया जरूर बताएं, ताकि पब्लिक को ये पता चल जाए
कि आप इस रागनी में क्या बताना चाहते हैं। तो मैंने एक नया प्रयोग किया ये, जिसका कैलाश चंद्र वर्मा जी और लोग भी जो डायरेक्टर थे उन्होंने इसका स्वागत किया और इस चीज़ को पसंद किया बहुत, और मैं इसके लिए उन लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ कि मेरी बात को उन्होंने माना और उसको वेटेज दी बात को। अब इसी संदर्भ में लोकगीतों के संरक्षण में मैंने और क्या क्या किया। अब ये मान लीजिए गीत है, अब कोई सा गीत ले लीजिए आप। अब आमतौर पे पहले पता हमारी क्या छवि थी, बोलिए मैं इसके बारे में एक आपको अपना जीवन का जो बहुत बड़ा घटना को छोटा सा करके बताना चाहूँगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए गए, तो वहाँ पर कहे जी पीएचडी करेंगे। बोला किस पे करोगी? मैंने कहा जी लोकगीतों पे करेंगे हरियाणा के। बोला भी हरियाणा के लोकगीतों में क्या है? मेरा दामन सिंह नंदी के भी तो नहीं हूँ। मैं कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपने यो गीत सुन रखा होगा। हमारे हरियाणा में तो हमारे हरियाणा का गीत है बहुत ज़्यादा, हमारे गाँव के नाम भी रागों पर है, जय जयवंती, हिंडोल, इतने बढ़िया राग, रामकली। बोले नहीं जी आपका तो रिच नहीं है संगीत, आप इसे पीएचडी नहीं कर सकते। मैं कहा जी ठीक है फिर कोई बात ना, नहीं कर सकते तो, पर अब जाने से पहले फिर मैं आपने सुना तो दूँ ना, ताकि आपको पता तो लगे। मैं कहा ये आपकी गलती है कि आपने हमारे गीत सुने ही नहीं, क्योंकि आपको रुचि नहीं है, आपकी पंजाब में ज़्यादा रुचि है, आप उन्हीं का ढोल पीटते रहते हो। और मैं कहा सुनो, फिर जी मैंने उनको कई गीतों की जो थी ना वो बताई, जिसके अंदर एक तो आदि में जो वो दिए और आदि में वो दिए पास हंसा बोलिए मेरे राम, और उसके बाद रे बिराई के बेगेरा में जाइए वो गाए, और ये पट चढ़न था अपना बाबल बुझा कहो तक नालिया हो रहा। जब ये गाए तो उनकी तो आँख खुली खुली रह गई। बोली अच्छा जी हमने तो कभी गीत सुने ही नहीं। मैं कहा सुने नहीं तो ये आपकी गलती, हम राम जी हम चाल लिया, हमको नहीं पीएचडी करें। लेकिन मैंने जो थी ना फिर वो पीएचडी लोकगीतों में की, सिर्फ दिखाने के लोगों को कि देखो मेरे हरियाणा का संगीत कितना मधुर है, कितना रिच है, सुनोगे तभी तो पता चलेगा। बस वही एक लगन थी जो मेरे को आगे से आगे लोकगीतों की तरफ प्रेरित करती रही। फिर मैंने क्या किया, रामफल चहल जी आपने नाम सुना होगा, वो भी डायरेक्टर रहे हैं यहाँ के आकाशवाणी के, हरियाणवी संस्कृति के अच्छे ज्ञाता हैं, रोदा हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो उन्होंने सलाह दी क्यों ना इन गीतों का हम स्वरलिपि तैयार करें, नोटेशन बनाएं, आने वाली पीढ़ियों को इनकी नोटेशन धुनें भी याद रहें। तो ये मैंने लगभग 350 गीतों की जो धुनें हैं वो तैयार करके उनकी स्वरलिपि बना करके एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने उसको एकत्रित किया और उसको दिल्ली आकाशवाणी में वहाँ पर हेडक्वार्टर पे वो रखा हुआ है। उनके गीतों के अर्थ भी हैं उसमें, मैंने उसमें स्वरलिपि का काम किया, जो आज भी और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा मैसेज देंगे कि देखो हम जिन गीतों के प्रति जो ऊट पटांग जो गीत गाते थे डीजे के ऊपर, उनसे कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी। और आप सबने नोट भी किया होगा कि अब ज़माना थोड़ा बदल गया है, कुछ बच्चे हैं जो युवा हैं वो आगे आ रहे हैं और बढ़िया बढ़िया धुनों को, जैसे एक वो धुन है सास मन राजी बोलिए, उसकी धुन के ऊपर एक वो छोटी सी एल्बम बनी हुई है, तेरी नचाई ना चूसू मैं और किसी की औकात नहीं। तो ये हमारी धुनें तो हैं ये जो इतना पॉपुलर कर देती हैं। तो इनके संरक्षण में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और किताबों में हरियाणवी के भी किताबों के साथ साथ और जो उसके बाद मैंने हरियाणवी जो हिंदी साहित्य उसमें भी कथा, कविता, नाटक और जी अनुवाद, समीक्षा, ये लगभग मैंने आज की तारीख में मेरे पास 36 किताबें मेरे खाते में हैं, जिनको जो प्रभु की कृपा से अब तक सृजित की हुई है और जिनका मैं आगे अगर आवश्यकता हुई तो उनका जिक्र भी करूँगी। अब इसके पश्चात अब मैंने और क्या किया, ये तो हरियाणा में सीमित रही बात है। फिर सीपीसी एक ऐसा केंद्र है, सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर दिल्ली, उसमें मैंने 3 मेगा प्रोजेक्ट किए। उन 3 मेगा प्रोजेक्ट के नाम थे, एक तो था कि हरियाणा के विवाह संस्कार, जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, लड़की का घर अलग बनाया गया, लड़के का घर अलग बनाया गया, मैं लड़की की माँ बनी थी, उसमें 19 गीत लिए गए, बिल्कुल पूरा ब्याह दिखाया गया जैसे घर में सच में ब्याह होता है। और उसका प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बार अभी भी यदा कदा होता है, किंतु हमें उसकी नॉलेज ही नहीं रहती, हमें पता नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर उपलब्ध है। नंबर 2,
दूसरा प्रोजेक्ट था जन्म से मृत्यु तक, हमारे जो लोकगीत हैं उनका हमने, ये प्रोजेक्ट 1.5 घंटे का लगभग था और ये वहाँ पर मैंने दिया। इसी प्रकार हरियाणा के लोक नृत्यों का भी आप जानते हैं कि वैसे तो हमारा जो नृत्य है, हमारे फाग के नृत्य हैं ज़्यादा, लेकिन अब तो बहुत सारे नाम आ गए हैं, जैसे घूमर है। वैसे घूमर हमारा नृत्य नहीं है, लेकिन वो राजस्थानी की तर्ज के ऊपर, क्योंकि घाघरे की घूंघनी पड़े और उसका नाम घूमर कर दिया। हमारा तो लूर नृत्य है, आग नृत्य है, धमाल नृत्य है, घोड़ी बाजा नृत्य है। इनके ऊपर भी पूरी की पूरी हमने 1.5 घंटे की वहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी और वो वहाँ पर अभी भी उपलब्ध है। और ये लगभग 90 के दशक में ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट बड़े बड़े, जिसमें प्रेम देहाती का बहुत बड़ा रोल रहा था और उस समय के JP शर्मा के स्टेशन डायरेक्टर, उनका बड़ा रोल था। वो तो उनके मन में ये थे कि भी हरियाणा की संस्कृति को जितना भी दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए, उतना ही थोड़ा है। तो एक ये मैंने इसके लिए छोटा सा प्रयास किया। इसके पश्चात मेरे जो पति हैं वो हरियाणवी फिल्मों के कॉमेडियन हैं, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, तो उनके साथ मैंने सहयोग दिया। चाहे मैं प्रोडक्शन डायरेक्टर नहीं हूँ, चाहे उनकी प्रॉपर्टी को संभाला हो, मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ काम मैंने ज़रूर किया है। उनके लिए गीत ढूंढे, उनका शोध किया, उनकी धुनें तैयार की और उसके पश्चात मेरी 4 बेटियां हैं। चारों बेटियां बहुत अच्छा गाती हैं, 5वीं मैं हूँ, एक आध मेरी सहेली साथ में होती है। हम सब ने मिल कर के MDU यूनिवर्सिटी के 8 बड़ी बड़ी जो डॉक्यूमेंट्रीज थी उसमें शोध किया, म्यूज़िक दिया और गीत गाए सारे के साथ। इसके अलावा आहुति टेलीफिल्म में जो टाइटल सॉन्ग है वो मेरा गाया हुआ, लिखा हुआ भी है, और हमारे गीत तुम्हारे और अजब जुबे, कई एपिसोड जो थे प्रायोजित कार्यक्रमों में भी मैंने काम किया है और गीत गाए और गीत लिखा भी है उसके लिए भी। उनकी भी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, गुग्गा नौमी थी या सावन की झूल थी, उसमें गीत गाए हैं और जहाँ छोटा मोटा झूल पड़ा तो उसमें रोल भी किया है। तो ये मेरी ऐसी छोटी सी जीवन यात्रा है जिसके अंदर मैंने म्यूज़िक, खास करके हरियाणवी जो संस्कृति है उसके उत्थान के लिए अपना जो कुछ भी मैं कर सकती थी वो किया और अभी भी मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रही हूँ। इसके पश्चात फिर मैंने ये बहुत इसके आकाशवाणी के सालाना इनके संगीत रूपक होते हैं और आकाशवाणी रोहतक से जितने भी संगीत रूपक बने हैं उनमें मेरी मुख्य भूमिका रही है और वो अपने नेशनल स्तर पर उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इसके बाद फिर मैंने एक पिछले दिनों कोरोना से पहले एक दौर आया कि मुझे किसी ने ख्यातियाँ फिल्मों में काम कर लीजिए, तो मैंने एक सुरंग फिल्म बनी थी यहाँ गोवाना के डकैती पर बनी थी, उसमें एक छोटा सा रोल किया है। और इसके अलावा एक फिल्म थी दी गेस्ट जो बाद में डिसबैलेंस के नाम से उसका नाम बदला गया और एक दी थाल थुकुआ की तरफ से बच्चों ने बनाई थी, उसमें मैंने भूमिका की है। और जो ये डिसबैलेंस है इसको जयपुर की अंतर्राष्ट्रीय जो शॉर्ट फिल्म कंपटीशन है उसमें मुझे बेस्ट सहायक आर्टिस्ट के रूप के अंदर पुरस्कार से नवाजा गया। और कुछ भी रह गया हो, 2 दर्जन के करीब मुझे इन कार्यों के लिए विभिन्न मंचों द्वारा, NGO द्वारा प्रशंसा पत्र या सम्मान पत्र कह लीजिए वो प्राप्त हुए हैं। ये मुझे कविता के क्षेत्र में, लघु कथा के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में, अभी हाल में सुधा चंद्रन जी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान मिला है। देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, तो उसको समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सराहना तो अवश्य मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं स्कूल में थी, अपने विभिन्न पदों पर थी, तो मैं शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेती थी और उसके रिवार्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में मुझे समय समय पर अनेक पुरस्कारों, अवार्डों और सम्मानों से भी नवाजा गया। विभिन्न एजेंसीज के द्वारा, वो NGOs थी या सरकार की एजेंसीज थी या सरकार के द्वारा वे कुछ सीधे रूप में मुझे पुरस्कृत किया गया। अब ये मैं अगर कहना शुरू करूँ कि सबसे पहले तो 89 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला
ज़िला स्तर पर, और उसके बाद 94 में ये हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री महोदय थे, वो अध्यापक दिवस पर मुझे इसके लिए सम्मानित किया गया, बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए। उसके पश्चात फिर सरकार आई तो सरकार ने राज्य स्तर पर ये निश्चय लिया कि जो हमारे टीचर हैं उनकी प्रतिभा का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। तो उन्होंने भी प्रतिभा जो सम्मान थे वो आरंभ किए थे। उसमें भी मैंने लोकगीतों में, पेपर रीडिंग में और क्लासिकल म्यूज़िक में इनाम जीते और मुझे पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा शिक्षक दिवस पर राधा कृष्ण पुरस्कार से भी मुझे पुरस्कृत किया गया। ये तो शिक्षा के क्षेत्र के जो सरकार के द्वारा इनाम दिए गए। इसके अलावा भी विभिन्न एजेंसियां या ऐसे मंच जो साहित्यिक मंच थे जिन पर मैं अपनी कविताएं या अपनी लघु कथाएं या अपनी कोई भी जो रचना पेश करती थी, तो उसके एवज में और मेरे विशेषकर पुस्तकों के लिए जो मैंने सृजन किया उनके लिए मुझे समय समय पर, जैसे शैली साहित्य मंच है, साहित्य संपदा है, और ये भारत भूषण साहिवाल जी की ये भी राष्ट्रपति के द्वारा अवार्डित संस्था थी, और इससे इनके द्वारा भी सिरसा की एक संस्था है प्रेरणा, जींद की है समग्र साहित्यिक संस्था, और विभिन्न स्थानों से, चाहे वो दिल्ली की थी, चाहे जींद की, चाहे सिरसा की, और इन स्थानों से मुझे समय समय पर कई बार, एक बार नहीं कई बार मुझे पुरस्कृत किया गया और सम्मानित किया गया। इनका जो लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि मैंने कला के और साहित्य के क्षेत्र में क्या काम किया, और वो जो कार्य किया वो समाज के लिए उसकी क्या उपादेयता है, समाज को मैं क्या दे रही हूँ, मैं समाज के लिए क्या परोस रही हूँ, ये उनका मूल्यांकन था, और उसी के आधार के ऊपर मुझे पुरस्कृत किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2009 में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्राप्त हुआ। उसके पश्चात तो मैं जहाँ भी जाती हरियाणवी संस्कृति के लिए मुझे कहीं सब जगह से सम्मानित किया जाता और उनके लिए पुरस्कार दिया जाता। अभी मुझे पिछले दिनों लाइफ अचीवमेंट अवार्ड टोहाना बजरंग शिक्षा मंडल है उसके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 28 अप्रैल को सुधा चंद्रन जी ने राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया है, जो ये तीन मूर्ति भवन में था। प्रदर्शन करती हूँ वहाँ से मुझे ऑनर करते हैं, और इसके लिए मैं उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद भी करती हूँ, और प्रभु का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी कलम में इतनी शक्ति दी है, इतना बल दिया है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करूँ। सेकेंडरी एजुकेशन से ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी के रूप में मैं रिटायर हुई 2006 में। उसके बाद मैंने उसी 2006 में ही 7वें महीने में, अगस्त के महीने में अग्रसेन कॉलेज में संगीत अध्यापिका के रूप में, और कुछ दिन के लिए रविंद्रा भारती एजुकेशन कॉलेज में काम किया। और उसके बाद फिर मैं अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि LLB किया हुआ तो कोर्ट का सोचा कि चलो प्रैक्टिस शुरू की जाए। लेकिन 2012 में यहाँ पर यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी खुल गई, तो इनको स्टाफ की ज़रूरत थी और इन्होंने मेरी सेवाओं को लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो कमी पहले रह गई थी, इतनी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात भी प्रभु ने मुझे वो अवसर भी बाबा मस्तनाथ ने मुझे दिया, और मैं वहाँ पर सहायक प्रोफेसर के रूप करते रही। और मेरे अंदर 10 बच्चों ने PhD की वो विषयों पर। उन दिनों में भी जब मैं ये काम करती थी तो चैलेंजेस ये आए कि जैसे जो टाइपिस्ट हैं वो समय पर काम नहीं करके देते, जो टाइप आउट होता है वो काम निकल जाता है। मेरा अपना कार्य भी बहुत सारे टाइपिस्टों के कारण जो है जिस समय में पूरा होना चाहिए था उस समय पे पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो पुस्तकें साहित्य अकादमी में पुरस्कार के लिए नहीं भेजी जा सकती। पहले भी एक किताब का, एक किताब नहीं, वो उन भाषा में मेरी एक किताब नहीं बल्कि उसने 2-3 किताबें, एक और जी पर किताब लिखी थी, वो भी उसका भी मसाला था। 2-3 किताबों का मसाला लेकर चले गए थे, लेकिन फिर बाद में मैंने उन किताबों का प्रकाशन करवाया और जैसे तैसे करके वो मेरा कार्य सफल भी हुआ। प्रकाशन की तरफ से जो क्षेत्र है ये ऐसा है कि इसमें आजकल सृजन बहुत होने लगा, बहुत लेखक बहुत पैदा हो गए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनकी क्वालिटी नहीं है, अपनी तरफ से जो लेखक है वो उनका सृजन करता है, वो अपने वचन को ठीक से निभाते नहीं है, करेक्शन नहीं ठीक लगती, गलतियाँ रह जाती है, जिनको
अपनी बाद में जब छपने के बाद उसको जब नोट किया जाता है तो वो अपनी गलती नहीं मानते, तब वो कह देते जी देखो तुम हो जाइए तो आप ही की गलती है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेज हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अब लेखक को, आपके लेखक को ये मोह नहीं है कि उसकी किताबें किसी, क्योंकि वो कौन सफाई लिख रहा है, पब्लिक के लिए नहीं लिख रहा बस। अब मैं अपनी लघु कथाएँ लिख रही हूँ, मैं उनका मंचन करती हूँ, उसको मैं पढ़ती हूँ, लोगों को सुनाती हूँ, तो मेरे बदले ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये बिके भी चाहिए। मेरी लघु कविताओं को या मेरे लघु जो कहानियाँ हैं या मेरी जो कविताएँ हैं, अगर उसको कोई सुन लेता है, मेरा तो यही सबसे बड़ा पुरस्कार है और यही सबसे बड़ी मेरी खुशी है कि इतने लोगों ने मेरी कविता की 2 का पढ़ गए। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस तो मुझे आए, लेकिन अदरवाइज मुझे ना तो परिवार की ओर से, ना समाज की ओर से, ना ही मेरे अध्यापकों की ओर से और ना ही मेरे शिष्यों की तरफ से। मेरे शिष्य अच्छे अच्छे पदों में शोभित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और प्रभु की कृपा से जीवन भी उनका खूब अच्छे से गुजर रहा है। मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये हुए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी बच्चे जो हैं आज अपने जीवन में सफल हैं और अपने टीचर्स का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। जो ये मेरी जर्नी थी, इस जर्नी में शुरू में जो मेरा समय रहा वो उस समय संगीत को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था और मेरे घर में कोई भी संगीतकार नहीं था। लेकिन वैसे कलाकार तो थे, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा नाटक करते थे, अभिनय करते थे। दशरथ का, लव कुश के राम का रोल किया करते, तो उनके कुछ शायद मुझ में थोड़े से गुण आ गए थे। तो मैंने जो अपनी संगीत की शिक्षा है वो मैंने बहुत कठिनाई से पूरी की। करनाल में भी कोई बहुत अच्छे संगीतकार नहीं थे, नहीं थे, तो जहाँ से जो कुछ मिलता था वो वहीं से प्राप्त कर लेती थी और उसको गुनती थी और ऐसा ही धीरे धीरे करके मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त। और कुछ मेरे साथ प्रभु ने एक ऐसा चमत्कार किया कि जब मैं BA सेकंड ईयर में थी तब पानीपत में इंटर कॉलेज हमारे कंपटीशन हुआ करते। उस इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैं IB कॉलेज में क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कंपटीशन में आई। तो वहाँ पर ये विनय चंद्र मोदगिल जी हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे। उनके सामने मैंने अपना क्लासिकल की जो राग केदार की अपनी प्रस्तुति की और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, किंतु मुझे उस समय कोई इनाम नहीं मिला। तो लेकिन मुझे मन में पीड़ा नहीं थी कि इनाम क्यों नहीं मिला, बस ये था कि मन में ठीक है औरों ने बहुत अच्छा गाया और तुम्हारी में कुछ कमी रह गई होगी, अगली बार फिर देखेंगे। तो मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि जो मुदगिल साहब थे, विनय चंद्र जी बहुत बड़े संगीतकार थे, उन्होंने अपने अतिथि भाषण में मेरा जिक्र किया कि अभी एक बच्ची गा के गई है, जो भी वो कुछ कह सकते थे। उससे जो वहाँ के आयोजक थे वो शर्मिंदा हो गए, तो उनकी चोरी पकड़ी गई कि ये पार्शियलिटी करते हैं, अच्छे बच्चों को रख लेते हैं। तो लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मेरे लिए अच्छा यूँ हुआ कि वहाँ पर जो आर्य कॉलेज के में जो संगीत के प्राध्यापक थे श्री जगदीश चंद्र जी, वो मेरे पास मुझे मिलने के लिए आए स्पेशल और मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा, सारी बात पूछी और उन्होंने मेरे को एक अपनी तरफ से एक ऑफर दिया कि अगर तुम्हें संगीत सीखने में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें निःशुल्क संगीत पढ़ाऊँ। अब वो ब्लाइंड थे, तो उनका ये कहना तो मेरे लिए, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे तो स्वर्ग की सारी संपदा ही मिल गई है। और यही मेरे लिए दिक्कत थी, तो जो तैयारी करती थी मैं खुद ही करती थी, मार्गदर्शन की मुझे कमी थी मेरे पास, मुझे कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिला। वो कहावत है ना कि जैसे गोबर में से चने या गेहूं के दाने चुग करके कोई खाता है, तो मैंने भी संगीत जो है ना ऐसे ही बहुत सारे लोगों के चरणों से, उनके चरणों में बैठ के जैसे उस्तादों से सीखते हैं, मैंने वो शिक्षा दी है और मैं अपने आप को आज भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे टीचर मिले। उन्हीं के ही मैंने मार्गदर्शन में MA किया और PhD किया। अब सबसे बड़ी PhD, अब आप ये देखें कि आज के ज़माने में जो PhD कराने वाले गाइड हैं उनकी कितनी भर्त्सना होती है कि ये शिक्षक बच्चों को तंग करते हैं, इनसे पैसे मांगते हैं, समय नहीं देते हैं। किंतु मैं आज दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली छात्रा हूँ कि चाहे वो हिंदी की PhD रही हो, चाहे वो म्यूजिक की PhD रही हो, मेरे गुरु का पूरी कृपा।
और उनके आशीर्वाद से ही मैंने थोड़े समय में अपना ये काम पूरा कर लिया। और आज भी जो ये बच्चे हैं मेरे, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि बाबा अमरनाथ के बच्चे अभी भी आते हैं और मैं वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे से हरियाणवी संस्कृति के बारे में कोई भी बात अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो आज भी मैं उनको निःशुल्क उनका मार्गदर्शन करती हूँ। और आपके माध्यम से बताना भी चाहती हूँ कि अगर मेरे योग्य उनके पास कोई काम है, मैं कोई काम कर सकती हूँ उनके लिए, मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ, तो आज भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि वो मेरे पास 24 गुणा में 7 उपलब्ध हूँ मैं उनके लिए, और उनको आगे बढ़ाने में उनका पूरा सहयोग। मैंने आपके साथ अपने लोक संगीत की यात्रा, सांग यात्रा, गीत यात्रा, शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में और अपने सृजन के बारे में बहुत सारी बातें साझा की। लेकिन नृत्य का क्षेत्र मेरा ऐसा क्षेत्र है जो छूट गया था, उसे मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि बताया कि बीज तो बचपन में भी थे, कृष्ण राधा का रोल किया करते। अब बड़े होकर के मैंने हरियाणा के नृत्य विधा को सारे भारत में उसका प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर पटियाला में एक सांस्कृतिक विभाग है, नॉर्दर्न कल्चर सेंटर। वो उत्तर भारत के जो जितने भी कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और हरियाणवी संस्कृति की विशेषकर लोक नृत्यों को प्रसारित और संवर्धित करने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में भेजते हैं। प्रतिवर्ष जो कोई विशेष उत्सव उनके होते हैं, जैसे गणेश उत्सव है या उनकी माँ का कोई ऐसा कोई पर्व है, उस पर जाकर के वो प्रस्तुति देते हैं। 3-3, 4-4 दिन की गणेश उत्सव पे तो 15-15 दिन की प्रस्तुति हमने गोवा में दी है। वहाँ पर जाकर के हम अपने घूमर नृत्य, लू नृत्य और इसके अलावा घोड़ी बाजा नृत्य, धमाल नृत्य ये जाकर के प्रस्तुत करते हैं। मैंने 80 में नॉर्दर्न कल्चर सेंटर का निर्माण हुआ था राजीव गांधी जी के समय में, और यहाँ के रोहतक के एक प्रसिद्ध नगाड़ा वादक श्री धर्मचंद जी, अब तो वो नहीं रहे, उनकी मैं टीम में थी, कोरियोग्राफ करती थी डांसों को, और उनकी बैकग्राउंड सिंगर भी थी। उन्होंने हरियाणा के कलाकारों की तरफ से राजीव गांधी जी को पगड़ी पहनाई थी। मैं साक्षी हूँ उस कार्यक्रम। 80 से लेकर के 2010 तक मैंने सारे भारत में हरियाणवी नृत्यों का प्रचार प्रसार किया। उनकी बैकग्राउंड सिंगिंग भी की और कोरियोग्राफी भी की, और लड़के और लड़कियों के अलग अलग नृत्य भी करवाए और उनके सामूहिक नृत्य भी करवाए। बच्चों, मैं आपसे एक बात इस बात के बारे में कहना चाहूँगी कि चाहे कला हो, नृत्य का हो, गायन का हो, जिस बच्चे के खून में, उसकी रगों में जब ये जो संगीत का जो रस है या आनंद है वो घुल जाता है, तो वो जीवन में सबसे बड़ा पैसे वाला, उसको पैसा बोलूंगी मैं, जो आनंद है उसकी तुलना पैसे से नहीं हो सकती। वो सबसे संपत्ति वाला आदमी कहलाता है और जीवन के अंदर उसको कोई दुख भी नहीं रहता। कारण क्या है? संगीत हमारी आत्मा का आनंद है। जिसके पास संगीत है उसके पास आशा, उमंग, स्फूर्ति जैसी रहेगी, निराशा, पीड़ा कहीं पास में फटक ही नहीं सकती। कारण ये है कि जो साहस, बल और आत्मविश्वास संगीत हमें देता है वो हमारी आध्यात्मिक खुराक भी है। रोटी खाते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन जब आत्मा की खुराक तो हमारा संगीत है। संगीत में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। तो अतः जीवन में अगर कला को अपनाना है, कला को एक साधना के रूप में स्वीकार करें, आपके जीवन में डिप्रेशन तो कभी आएगा ही नहीं। और एक बात और बताओ, निर्णय लेने की शक्ति अद्भुत। आप जीवन में इतने अच्छे निर्णय लेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन बशर्ते आपके मन में एक पैशन है, एक आग है कला के, तो मैंने सीखना है, तो इस सीमा तक सीखना है कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। ये नहीं कि ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, नहीं। और जब आदमी हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है, तो क्या करते हैं? भजन गाते हैं। और संगीत का विद्यार्थी क्या करेगा? अपनी संगीत की कोई सरगम गा देगा, और कोई हमारी देसी मेरे जैसी कोई काकी होगी तो वह बैठ के अपने राम जी का नाम ले लेगी।
तो लाओ मैं भी आपको थोड़ी सी 2-4 बातें बता देती हूँ। आप संगीत को अवश्य अपनाएं और 2 गीत सुना करके, 2 गीत छोटे से, एक चिकड़ी जो आजकल लुप्त हो रही है और मैंने इसका बहुत प्रचलन किया है, 2 लाइन उसकी और एक हंसी जच्चा गीत सुना करके मैं आपको अपनी इससे कला से जो है ना रूबरू करना चाहती हूँ। एक सास बहू का डायलॉग सुनिए। सास मन राजी बोलिए री माँ बाप छोड़ के आई। सास मन राजी बोलिए री माँ बाप छोड़ के आई। बहू तन राजी बोलू ना मेरी धूर की तील ना लाई। मेरी सासू भी मुझसे नाराज हो जाती थी ना, मैं यही गाना गाता, खुश हो जाती है। ठीक है, तो संगीत में जो घर का सौहार्दपूर्ण वातावरण है हमारा, वह भी संगीत के द्वारा नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक वो ननद थी, वो लड़के होने पे बुला ली। अब वो 2 लाइन में उसकी भी सुनाऊंगी, आपसे साझा करती हूँ। हो लड़के होने में बुला ली ननदिया, हो लड़के होने में बुला ली ननदिया। एक तोरी मेरा छोटा सा बेलवा, एक तोरी मेरा छोटा सा बेलवा, उसके भी मिश्री गोले खा गई ननदिया, उसके भी मिश्री गोले खा गई ननदिया। हो लड़के होने में बुला लई ननदिया। एक तोरी मेरा छोटा सा देवरिया, एक तोरी मेरा छोटा सा देवरिया, उसने भी रूठना सीखा गई ननदिया, उसने भी लड़ना सीखा गई ननदिया। हो लड़के होने में बुला लई ननदिया। अब बताओ कितने अच्छे अच्छे गीत हैं, रिश्तों को अच्छा करती हैं, कड़वाहट को दूर करती हैं। ये चाहे संगीत कोई भी हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, इनकी आत्मा एक ही होती। भाषा समझ नहीं आती, लेकिन जो सुर हैं वो सीधे दिल में जाके लगते, दिल में उतरते हैं। तो अतः संगीत अपनाइए, कला को अपनाइए, आत्मा से अपनाइए, आप आनंदित रहें। जैसा कि मैंने बताया कि आहुति फिल्म में मैंने टाइटल सॉन्ग गाया था, वो शिवरंजनी में है, लोकगीत है। आप देखिए शिवरंजनी में लोकगीत, उसकी मैं थोड़ी सी वानगी आपको दिखाती हूँ। राजीड़ा सहरा में चलो, राजीड़ा सहरा में चलो। हाँ जी को ए बालक पकड़े आंगली, राजीड़ा सहरा में चलो। लिप्या पोता बांझड़ली के सो है। हाँ जी कोई बालक खेले आंगना, राजीड़ा सहरा में चलो। तो मैं आपको अंत में यही संदेश देना चाहती हूँ, बच्चों अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो के रखो, इसका प्रचार प्रसार करो और इसको जितना संवर्धित और संरक्षित कर सकते हो उसको उतना संरक्षित करो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन आप पर गर्व कर सके कि देखिए हमारी जो संस्कृति थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर इतनी प्रफुल्लित थी, इतनी रिच थी कि जिसको संजो कर नहीं रखेंगे तो संभवतः अपनी एक बहुत बड़ी विरासत को हम खो देंगे। आओ हम सब मिल करके इस सांस्कृतिक विरासत को, इस लोक रंग को, इन लोक गीतों को, इन लोक उमंग को संजो करके रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को जो है
उनके हाथों के अंदर मुझको सौंप दी। मैं आपके हाथों में सौंपते हुए स्वयं को आज गर्वित अनुभव कर रही हूँ। इसको संवर्धित करें, सुरक्षित करें, संभाल कर रखें। अब आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कुछ बातें मेरे दिमाग में अभी आई हैं, वो मैं आपसे साझा करती हूँ। है तो प्राइवेट बात है लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर। जब मेरी शादी होने लगी तो मेरी माँ ने मुझसे वैसे ही पूछा, भाई कैसा घर बार ढूंढा जाए, सासू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ससुरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको यूँ कहा मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए जहाँ सीधम आंगन हो, कदम कद सारा जो आंगन है वो परिवार में बच्चों से भरा होना चाहिए। नंदे भी हों, देवर भी हों, सास भी हो, ससुर भी हो। कहते आमतौर पर लड़कियाँ चाहती हैं कि ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। आज के लोगों के मैंने कई बच्चों से उनके मन की भावना देखी है। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि जिस परिवार में मेरी शादी हो वो भरपूरा संयुक्त परिवार होना चाहिए, जहाँ पर एक छत के नीचे सभी लोग मिलके रहते हों, मिलके खाते हों, मिलके अपना सारा कार्य करते हों और एक दूसरे के सुख दुख के साझे हो। एक दूसरे उनके जो सुख दुख हैं वे एक दूसरे के लिए हों, साझे हों। और फिर भगवान की दया से मुझे ऐसा ससुराल मिला भी सही। मैंने अपने जीवन में सिर्फ मैं चाहती तो मैं भी और लोगों की तरह बाहर जा कर के अच्छे पदों को सुशोभित कर सकती थी, अच्छी नौकरी ले सकती थी, लेकिन मैंने अपने घर में सिर्फ ससुराल की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा को इम्पोर्टेंस दी। और इसलिए कहीं पर भी ऊंचे पद पे जाने के लिए मेरी नौकरी थी, मैं उसी पर ही संतुष्ट होकर रही। नहीं अन्यथा मैं भी कहीं अच्छी नौकरी कर सकती थी। मैंने रिश्ते निभाए हैं और रिश्तों को जिया है। मेरी 4 बेटियां हैं। सभी कहने लगते, जब 2 बेटियां थी, 2 बेटियों के बाद फिर 7-8 साल के बाद फिर 2 बेटियां, जैसे युवा तो नहीं लेकिन हो गई, तो सब कहने लगे ले भाई फलाने के तो 4 छोरी होगी, मगर फिर थारा दरी क्यों बिछगी, मेरी से मैं ना पाड़ूंगी तुमने के लिए। और आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं 4 बेटियों की माँ हूँ और 4 बेटियों को जन्म देने वाली महिला के रूप में मैं अपने आप को गर्वित अनुभव करती हूँ। मेरी 4 बेटियां PhD हैं और कला के क्षेत्र में ही अपने अपने पदों को सुशोभित कर रही हैं। और कोई बेटी ऐसी नहीं है जो अपने परिवार में रिश्तों के साथ मिलकर के नहीं रहती। जानते हैं क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी माँ ऐसी थी। अगर मैं अपने परिवार से टूटती, अलग हो जाती, सास ससुर की सेवा ना करती, देवर जेठों में उनका मान नहीं करती, नंदों को आदर सत्कार नहीं देती, तो मेरी बेटियां तो मुझसे ही सीखती जो कुछ भी सीखती। तो अतः मैं आज अपने आप को गर्वित अनुभव कर रही हूँ कि भी मैंने जो है ना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर ये जो फार्मूला है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसको मैंने सार्थक किया और नंबर 1 पे अपने आप को समझती हूँ। और मैं तो कहती भगवान जैसी बेटियां मुझे दी हैं ऐसी ही बेटियां सबको मिले, और जैसी बेटियों को मैं माँ मिली हूँ ऐसी माँ भी सब बेटियों को मिली, जो जीवन में धन की अपेक्षा रिश्तों को महत्व दे और अपने घर को सुचारू रूप से चलाए, एक छत के नीचे बैठ करके प्यार से मोहब्बत से रहे। हिंदी और हरियाणवी इनके साथ साथ कभी कभी गज़ल गोई भी कर लेती हूँ, और कॉलेज टाइम में भी मैं गाया करती हूँ। हमारे पूजनीय गुरुजी के नून नज़मी, वो नज़में लिखा करते, लेकिन उस समय का जो नज़म कहने का ढंग आज की गज़ल गोई से थोड़ा अलग है। तो मैं उसकी 2-4 लाइनें आपके साथ साझा करूँगी और उसके बाद एक छोटी सी 2-4 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं वो बताऊँगी, और एक भारत विभाजन पर छोटी सी गज़ल की 2-4 पंक्तियाँ आपके साथ शेयर सुनाऊँगी आपको। एक नज़्म। जब मेरा नशा टूटा, जब मेरा नशा टूटा और आ गई अंगड़ाई, नज़्मे इस आलम में, नज़्मे इसी आलम में, महफिल में घटा छाई, जब मेरा नशा टूटा। ये चांद
सितारे भी मरते हैं ना सोते हैं, ये चांद सितारे भी जीते हैं ना मरते हैं, इन मौत के मारों को, इन मौत के मारों को नींद आई ना मौत आई, जब मेरा नशा टूटा। ऐसे नज़्म गाते थे उस समय। आजकल इसका प्रचलन नहीं है, आजकल और तरीके से कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो जन्म है ये भारत विभाजन के तुरंत बाद ही हुआ, तो उस समय पीड़ा दोनों तरफ थी, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। जो लोग यहाँ से गए थे वो मन से चाहते थे यहाँ रहना, शायद नहीं रह पाए किन्हीं कारणों से। तो बहुत सारी गज़लें वहाँ भी कही जाती थी इस पीड़ा को दिखाने के लिए। तो उसकी मुझे एक लाइन याद थी, तो बाद की लाइनें मैंने खुद जोड़ी है। एक लाइन मुझे उनकी याद थी, तो बाकी मैंने जोड़ ली, वो मैं आपसे साझा करती हूँ उर्दू में। दरीचा दे सदा कोई नहीं है, दरीचा दे सदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, दरीचा दे सदा कोई नहीं है। खुली है खिड़कियाँ हर एक घर की, खुली है खिड़कियाँ हर एक घर की, पर उनमें झांकता कोई नहीं है, दरीचा दे सदा कोई नहीं। धन्यवाद।